नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी के लिए लोकसभा से लेकर विधानसभा और यहां तक कि स्थानीय चुनावों में भी वोट पाने के लिए मोदी का चेहरा मुख्य रहा है। विधायक से लेकर सांसद ने हमेशा कहा है कि आपका वोट मोदी को जाएगा और बड़े बड़े पोस्टर्स में मोदी का चेहरा बड़ा सा बनाया जाता था, जो कि मुख्य चेहरा हुआ करते थे। कई बार किसी को बधाई देने के लिए जारी पोस्टर में मोदी का फोटो बड़ा बनाया गया था, जिसको बधाई दे रहे थे उसका बहुत छोटा सा फोटो था। इस पर काफी मजाक भी बना था। कुल मिलाकर मोदी ही वोट के लिए और बाकी चीजों के लिए पोस्टर में बड़े रहते थे, लेकिन हरियाणा ने ये पूरा खेल बदल दिया है। हरियाणा में बीजेपी के पोस्टर्स किसी भी प्रचार भाषण से ज्यादा जोर से बोल रहे हैं। दरअसल बीजेपी के पोस्टरों में पीएम मोदी और सीएम सैनी का फोटो तो है, लेकिन छोटा सा पोस्टर के कोने में बड़े से फोटो में आम आदमी का चेहरा लगाया गया है। ये 2024 के चुनाव के बाद बदला हुआ रूप है। हरियाणा में होर्डिंग्स और ऑनलाइन दोनों जगह बीजेपी के पोस्टरों पर आम महिला और पुरुष के चेहरे हैं। छात्र, युवा, उद्यमी, महिलाएं और यहाँ तक कि किसान के भी हैं, जो योजनाओं को बता रहे हैं। एक पोस्टर जिसमें एक किसान दिख रहा है कहता है ये है हाईवे से दूरी कम करने वाली सरकार। एक अन्य है आम महिला के चेहरे के साथ पोस्टर कहता है ये है स्टार्टअप को समर्थन करने वाली सरकार। इसके अलावा खट्टर का तो नाम ही नहीं लिया जा रहा है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण ऐसा किया गया है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी सीएम के खिलाफ मानी जाती रही है पहले भी, इसलिए हमेशा बीजेपी ने सीएम के चेहरे को साइड रखा था और मोदी के चेहरे को आगे करती रही है, लेकिन इस बार मोदी को भी गायब कर दिया है। ये बताता है कि मजबूरी में बीजेपी में बदलाव आ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को हरियाणा में जनसभा को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि क्या आपने अंबानी की शादी देखी है? अंबानी ने शादी पर करोड़ों खर्च किए। ये किसका पैसा है? ये आपका पैसा है। आप अपने बच्चों की शादी के लिए बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा ढांचा बनाया है जिसके तहत चुने हुए 25 लोग शादियों पर करोड़ों खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक किसान कर्ज में डूबकर ही शादी कर सकता है। अगर ये संविधान पर हमला नहीं है तो और क्या है? राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो सब बीजेपी की बी टीम है। ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। ये लड़ाई संविधान को बचाने वालों और संविधान को खत्म करने वालों के बीच है। राहुल ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का तूफान आ रहा है। हमारे दिल में मोहब्बत है, नफरत की कोई जगह नहीं है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ता हूं। नरेंद्र मोदी या बीजेपी किसी से नफरत नहीं करता हूं। राहुल गांधी ने हरियाणा में भी संविधान का मुद्दा उठाया। उन्होंने संविधान की कॉपी दिखाते हुए कहा कि हिंदुस्तान के दलितों, पिछड़ों, गरीबों को जो भी मिला है वो सभी संविधान की देन है, लेकिन बीजेपी हमेशा संविधान पर आक्रमण करती रही है। जब आरएसएस के लोग देश के संस्थानों में अपने लोगों को भरते हैं और गरीबों, वंचितों को जगह नहीं देते, वो संविधान पर आक्रमण करते हैं। जब नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी की मदद करते हैं और हिंदुस्तान में रोजगार का सिस्टम खत्म करते हैं, वो संविधान पर आक्रमण करते हैं। बीजेपी संविधान को खत्म करती है, हम संविधान की रक्षा करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दूसरे दिन की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा जारी है। यात्रा सुबह करीब 11:30 बजे झज्जर के बहादुरगढ़ से शुरू हो गई। उन्होंने गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। कांग्रेस ने लिखा है कि हरियाणा विजय संकल्प यात्रा में ये उमड़ता जन सैलाब हरियाणा में बदलाव की कहानी लिखने जा रहा है। हाथ बदले का हालात। लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में राहुल गांधी की इस यात्रा ने पूरे चुनाव को टाइट कर दिया है। भाजपा इसका तोड़ नहीं ढूंढ पा रही है। जम्मू कश्मीर में एक दशक बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान मंगलवार की सुबह 7 बजे शुरू हो गया। 90 सीटों वाली विधानसभा में आज 40 सीटों पर मतदान हो रहा है। इनमें से 24 सीटें जम्मू क्षेत्र में हैं, जबकि बाकी बची 16 कश्मीर में हैं। तीसरे चरण के मतदान में दोपहर 1 बजे तक 44% से ज्यादा मतदान हुआ है। तीसरे चरण के तहत जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में मतदान चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर पीएम मोदी परेशान हो सकते हैं। बता दें, गडकरी लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो मोदी को खल रहे होंगे। अब उन्होंने मोदी के सेनापतियों की सरकार यानी शिंदे और फडणवीस के चुनाव से पहले खेले गए पैंतरों को पंक्चर कर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव से पहले लाडली बहना योजना शुरू की गई। निशाना चुनाव पर था कि इससे चुनाव में फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु की विवाहित, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे।
जिसमें वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 2.5 लाख रुपए होगी। अब इस पैंतरे को गडकरी ने पंक्चर कर दिया है। उन्होंने इस योजना को दूसरे सेक्टर्स की सब्सिडी पर दबाव डालने के लिए जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि इसकी कोई गारंटी नहीं कि सब्सिडी कब मिलेगी। उन्होंने कहा कि आप इन लफड़ों में पड़ो मत, जो सब्सिडी लेना है ले लो, ये कब मिलेगी, कुछ मिलेगी, कोई भरोसा नहीं। अभी मेरे लड़के को 450 करोड़ रुपए सब्सिडी मिली है और पैसे जमा हैं टैक्स के, तो बोले कब मिलेगी। तो मैंने कहा कि भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, मिलेगी क्या, मिल सकती है। अभी लाडली बहना योजना शुरू हो गई है, तो लाडली। नितिन गडकरी ने इसके साथ ही सरकार को भी विश्वकन्या बताया। उन्होंने कहा कि सरकार विश्वकन्या होती है। उन्होंने नागपुर के एक इवेंट में कहा कि सरकार जिसके साथ होती है उसको डुबाती है। गडकरी महाराष्ट्र के विदर्भ में निवेश की कमी पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सब सरकार के भरोसे नहीं होना चाहिए। मेरा तो मत है, कोई भी पार्टी की सरकार हो, सरकार को दूर रखो। सरकार विश्वकन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबाती है। गडकरी के द्वारा अपनी सरकार को निशाने पर लेने के बाद विपक्ष ने इस मामले को लपक लिया है। एनसीपी एसपी नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इसके बाद बीजेपी सरकार को घेरा है। सुले ने कहा कि अगर गडकरी जैसे सरकार के भीतर के लोग भी ये बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था संकट में है, तो एक गंभीर चिंता का विषय है। सुले ने कहा कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे समेत अर्थशास्त्री और नेता लगातार वित्तीय संकट के बारे में चेतावनी देते रहे हैं। सुले ने आगे कहा कि उनकी पार्टी के सहयोगी एनसीपी एसपी के राज्य प्रमुख जयंत पाटिल और राज्य के पूर्व वित्त मंत्री ने पहले भी इसी तरह की चिंताएं जताई थी, लेकिन सरकार ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। सुप्रिया सुले ने कहा कि वित्त विभाग अक्सर आपत्तियां उठाता है या सिफारिशें करता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। इसके बजाय निर्णयों को कैबिनेट के माध्यम से थोपा जाता है। शिवसेना यूपीटी सांसद राउत ने कहा कि गडकरी जी ने एक अहम बात कही है, अगर पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और जरूरी योजनाओं से पैसा निकाला जा रहा है, तो राज्य की वित्तीय योजनाओं के संबंध में केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी है। विपक्ष ने चुनाव से पहले सत्तारूढ़ सरकार पर प्रदेश की आर्थिक हालत पर ध्यान न देने के लिए आलोचना तेज कर दी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस योजना को लोकसभा चुनाव में महायुति के खराब प्रदर्शन के बाद घटती चुनावी किस्मत को बचाने के लिए एक हताश राजनीतिक चाल बताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने दिल्ली सीमा पर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने की निंदा करते हुए इसे बहुत बुरा और अस्वीकार्य बताया है। बता दें, दिल्ली पुलिस ने सोमवार रात वांगचुक सहित लद्दाख के लगभग 120 लोगों को हिरासत में ले लिया। ये लोग केंद्र शासित प्रदेश के लिए छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर दिल्ली तक मार्च कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक समेत हिरासत में लिए गए सभी लोगों को बवाना पुलिस थाने में रखा। वांगचुक और अन्य कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के साथ केंद्र से बात करने के लिए दिल्ली मार्च करना शुरू किया था। उन्होंने 1 सितंबर को लेह से नई दिल्ली तक के लिए पैदल मार्च शुरू किया था। उनकी प्रमुख मांगों में से एक लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करना है और वो 2 अक्टूबर को राजघाट पर पहुंचना चाह रहे थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोनम वांगचुक की हिरासत को अस्वीकार्य बताया। आप नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी पुलिस द्वारा लगाए गए कर्फ्यू को बहुत खराब बताते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की। राहुल के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन खेड़ा ने बयान जारी करके इस मामले में सरकार के रवैये की निंदा की। खड़गे ने कहा कि सत्ता में चूर मोदी सरकार के अहंकार ने लद्दाख से शांतिपूर्वक दिल्ली मार्च कर रहे नागरिकों के एक समूह को हिरासत में ले लिया है। ये और कुछ नहीं बल्कि एक कायरतापूर्ण कार्रवाई है और पूरी तरह से अलोकतांत्रिक प्रकृति की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती ने मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मूडा को पत्र लिखकर कहा है कि उनकी 3.1 एकड़ जमीन के बदले जो उन्होंने 14 साइट दिए थे वो वापस ले लें। मैसूर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष को लिखे पत्र में बीएम पार्वती ने कहा है कि उनका रुख स्पष्ट था और उन्होंने ये निर्णय बिना अपने पति और बेटे से सलाह के लिया है। पार्वती ने पत्र में कहा कि उनके पति की प्रतिष्ठा और सम्मान किसी भी दौलत और जमीन से बढ़कर है। उनका ये पत्र सिद्धारमैया की कानूनी लड़ाई के बहुत ही नाजुक समय पर आया है। एक दिन पहले ही ईडी ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली थी।
सुप्रीम कोर्ट ने आज उन याचिकाओं पर सुनवाई की जिनमें आरोप लगाया गया कि कई राज्यों में बुलडोजर से एक्शन लिया जा रहा है और संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है। बता दें, जस्टिस BR गवई और KB विश्वनाथन की बेंच ने 17 सितंबर को कहा था कि उनकी अनुमति के बिना 1 अक्टूबर तक अपराध के आरोपियों सहित किसी की भी संपत्तियों को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है और देश भर में अवैध बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने वाले 17 सितंबर के अपने अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया है। इजराइल ने दावा किया था कि इजराइल की सेना ने लेबनान के दक्षिण में अपना जमीनी आक्रमण शुरू कर दिया है। हालांकि हिजबुल्लाह ने इस बात से इनकार किया है कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में घुस गई है। हिजबुल्लाह के मोहम्मद अफीफ ने अल जजीरा को बताया कि इजराइल का दावा है कि इजरायली सेना लेबनान में प्रवेश कर चुकी है, यह गलत है। उन्होंने कहा कि अभी तक हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच कोई सीधी जमीनी झड़प नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे लड़ाके लेबनान में प्रवेश करने का साहस करने वाली या कोशिश करने वाली दुश्मन ताकतों का सामना करने के लिए तैयार हैं। संयुक्त राष्ट्र अधिकार कार्यालय के प्रवक्ता लिज थ्रोसेल ने लेबनान पर बड़े पैमाने पर जमीनी आक्रमण के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने जिनेवा में संवाददाताओं से कहा कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हिंसा बढ़ने के साथ नागरिकों के लिए नतीजे पहले ही भयानक हो चुके हैं। थ्रोसेल ने कहा कि हमें डर है कि इजराइल द्वारा लेबनान में बड़े पैमाने पर जमीनी आक्रमण के परिणाम स्वरूप केवल अधिक पीड़ा होगी। उन्होंने कहा कि जमीनी हमले से पहले लेबनान पर इजराइल के बढ़ते हमलों में कथित तौर पर केवल 2 सप्ताह में 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। बॉलीवुड अभिनेता और शिवसेना शिंदे के नेता गोविंदा को मंगलवार को गलती से अपने ही रिवॉल्वर से पैर में गोली लग गई। उन्हें तत्काल अस्पताल में ले जाया गया। कहा जा रहा है कि गोविंदा मुंबई में अपने घर पर रिवॉल्वर साफ कर रहे थे, तभी गोली पैर में लग गई। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर में दूसरा टेस्ट मैच भी 7 विकेट से जीत लिया है। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हरा दिया है। बांग्लादेश ने दूसरी पारी 146 रनों पर सिमट गई थी और भारत को जीत के लिए महज 95 रनों की लक्ष्य मिला था। भारत की ओर से बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतकीय पारी खेली और 51 रन बनाए। बारिश के कारण इस टेस्ट मैच में 2 दिनों का खेल नहीं हो पाया था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।